हेलो साहित्य प्रेमियों। ग्लोबल ग्लोबल इंग्लिश पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक और बड़े फेमस राइटर जो हमारे टीजीटी में सिलेबस में तो इंक्लूड है ही। उसके अलावा जो और कमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे एलटी हो, चाहे जीआईसी हो, जैसी लेक्चरशिप हो, चाहे नेट हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो ऑल इंडिया, इस राइटर को आपको पढ़ना ही है। और इसकी एक फेमस एपिक है जिसको आप जानते होंगे, जो जानी जाती है किस नाम से? पैराडाइज लास्ट के नाम से। अब तो आप जान ही गए होंगे हम किस राइटर की बात कर रहे हैं। तो फेमस राइटर हमारा कौन है? जॉन मिल्टन। फेमस फेमस राइटर कौन हमारा है? जॉन मिल्टन। तो उनका टाइम क्या था? लाइफ स्पैन 1608 टू 1674। ओके। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके। तो आइए अपनी क्लास को हम आज शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है देखते हैं। देख लीजिए, पहला क्या है? बर्थ। मिल्टन की बर्थ कब हुई देख लीजिए। मिल्टन वाज बॉर्न व्हेन? मिल्टन वाज बॉर्न ऑन December 9, 1608 वेयर? ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, इंग्लैंड। तो कहाँ पैदा हुए थे? जॉन मिल्टन पैदा हुए 9 दिसंबर 1608 को ब्रेड स्ट्रीट, ये चीप साइड एरिया है लंदन की। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के लंदन में, इंडिया के लंदन में जो चीप साइड एरिया है, ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड है, वहाँ 9 दिसंबर 1608 को जॉन मिल्टन का जन्म हुआ। ओके। आइए देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। डेथ कब हुई? कब डेथ हुई मिल्टन साहब की? देख लीजिए, डेथ कब हुई? डेथ नवंबर 8, 1674, एज 65, बन हिल, लंदन, इंग्लैंड। तो कहने का मतलब ये, जॉन मिल्टन वाज डाइड ऑन 8 नवंबर 1674 एट द एज ऑफ 65 बन हिल, लंदन, इंग्लैंड में। तो कहने का मतलब ये कि उनकी जो पैदा भी हुए लंदन इंग्लैंड में और डेथ भी हुई, लेकिन जो इनकी जो है जो डेथ हुई बनहिल में हुई, और इनका जो जन्म हुआ चीप साइड लंदन ब्रेड स्ट्रीट में हुआ। तो जॉन मिल्टन कब पैदा हुए? 9 दिसंबर 1608 को, और मरे कब हैं? 8 नवंबर 1674 को, 65 साल की उम्र में, बनहिल लंदन इंग्लैंड में। ओके। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। इनके माता पिता का क्या नाम था? पेरेंट्स देख लीजिए। हिज पेरेंट क्या था? हिज फादर वाज जॉन मिल्टन। उनके पिता का नाम भी क्या था? जॉन मिल्टन। एंड हिज मदर, देख लीजिए इनकी मदर, सॉरी हाँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देख लीजिए, हिज फादर वाज जॉन मिल्टन एंड हिज मदर वाज सारा जेफरी। तो क्या देख लीजिए इनके बारे में क्या है। मिल्टन के पापा का नाम क्या था? जॉन मिल्टन। इनका नाम भी जॉन मिल्टन, इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन। इनकी मदर का नाम क्या था जॉन मिल्टन के? सारा जेफरी। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है कि मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन था, मिल्टन की मदर का नाम सारा जेफरी था। ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एजुकेशन। मिल्टन ने एजुकेशन कहाँ से ली, शिक्षा कहाँ से हासिल ग्रहण की? तो क्या है देखिए इसको, क्या है ये इनका? एजुकेशन सेंट, देख लीजिए कहाँ एजुकेशन, हाँ एजुकेशन इनका कहाँ, सॉरी, एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। तो कहाँ इन्होंने एजुकेशन जो है कहाँ से शिक्षा ग्रहण की जॉन मिल्टन ने? तो पहला क्या था? सेंट पॉल स्कूल लंदन में।
पहला जो है जहाँ इनकी शुरुआती एजुकेशन जहाँ उन्होंने हासिल की। एंड दूसरी क्या है मेन जगह, यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के से कॉलेज था क्राइस्ट कॉलेज। जो क्राइस्ट कॉलेज था, इनको आगे आप ये देखेंगे, इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता था उसी लिए। तो आपने ये देखा कि जॉन मिल्टन ने अपनी एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल से जो लंदन में है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉलेज है जो उससे एफिलेटेड है, क्राइस्ट कॉलेज लंदन में उन्होंने अपनी एजुकेशन ग्रहण की। ओके, तो विदाउट डिले आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, मैरिज। डिले, मिल्टन ने 3 शादियाँ की थी। कितनी शादी की मिल्टन ने? 3 शादी। तो हिज फर्स्ट वाइफ वाज, ही मैरिड हिज फर्स्ट वाइफ इन 1642। ने मैरी पावेल से, यानी इनकी पहली वाइफ कौन थी? मैरी पावेल। कब उन्होंने मैरी पावेल से शादी की? 1642 में। और मैरी पावेल की डेथ कब हो जाती है? 1652 में। 1652 में इनकी वाइफ मैरी पावेल का डेथ हो जाती है। फिर इनकी दूसरी वाइफ कौन है? कैथरीन वुडकॉक, whom he married 1656। यानी कैथरीन वुडकॉक, इनकी दूसरी शादी कैथरीन वुडकॉक से हुई, जिससे उन्होंने 1656 ईस्वी में शादी की। और ये भी इनकी भी डेथ हो जाती है। कब होती है? 1658। 1658 में इनकी भी डेथ हो जाती है, इनकी वाइफ की। ओके, और थर्ड जो है इनकी वाइफ जो ने शादी की 1663 में, कौन थी? एलिजाबेथ मेंशल। तीसरी शादी इन्होंने किससे की? एलिजाबेथ पेंसल से। कब की? इन 1663। 1663 में इन्होंने तीसरी शादी एलिजाबेथ मेंशल से की। और एलिजाबेथ मेंशल की डेथ कब हुई? 1700 प्लस समथिंग है, तो भी नहीं याद आ रहा है हमें। तो ये इनकी एलिजाबेथ मेंशल की मिल्टन की डेथ के बाद काफ़ी वर्षों तक ये जिंदा रही। ओके, तो आपको पता चल गया कि मिल्टन ने 3 शादी की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्यूपेशन। जाने कैसे जाते हैं किस नाम से मिल्टन? अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, पम्फलेटियर्स, हिस्टोरियन एंड सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। तो पहले यह देख लीजिए कि बिलेटेड क्या है। बिलेटेड मतलब है कि 2 एजों से जो भी राइटर 2 एजों के मध्य आए। जैसे कि कुछ जो है इनका लाइफ स्पैन एलिजाबेथ से इंस्पायर था, एलिजाबेथन एज से, और बाकी जो कहा जाता है, बाकी ये तो पैदा ही हुए थे एलिजाबेथ के बाद ही उनका, लेकिन इन पर जो है असर बहुत था एलिजाबेथन एज का। तो एलिजाबेथन एज का बेस कब से कब तक था? 1558 टू 1603 तक एलिजाबेथन एज था। ओके, तो ये तो एलिजाबेथन एज हुआ। तो बिलेटेड एलिजाबेथन जाने जाते हैं ये। और पम्फलेट लिखा करते थे ये। और क्या, हिस्टोरियन भी थे, इन्होंने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखा है 1670 में। और सिविल सर्वेंट भी थे, किसके लिए? फॉर कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड। जब इंग्लैंड को जो है 1649 में 1649 के बाद, कार्ल फर्स्ट की हत्या के बाद, असासिनेशन के बाद, जब ओलिवर क्रॉमवेल बैठे जो है क्राउन पर बने, वहाँ के राजा बने इंग्लैंड के, तो उस समय ये सिविल सर्वेंट का कॉमनवेल्थ बने इंग्लैंड के। किसके रूल में? ओलिवर क्रॉमवेल के। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? पीरियड। व्हाट इज द नेम ऑफ मिल्टन पीरियड? मतलब मिल्टन पीरियड कितने टाइम तक था? पीरियड कब था? 1660, 1625 से लेकर 1660 तक इज नोन एज ऑफ मिल्टन। 1625 से 1660 के बीच की का जो टाइम स्पैन है, मिल्टन एज के नाम से जाना जाता है। ओके, लेट्स टू सी द नेक्स्ट पॉइंट। क्या है ये? सर्वे ऑफ आथर्स लाइफ। आथर्स के जीवन का सर्वे करना है हमें। क्या है देखिए, क्या था इनके बारे में। अब देखेंगे इनके फादर के बारे में क्या है। हिज फादर वाज स्क्रीवेंजर बाई ट्रेड, अ पर्सन हुज जॉब इज टू एबल टू रीड एंड राइट, हु आल्सो डेबल्स एज अ कंपोजर ऑफ चर्च म्यूजिक। तो हमने इनके फादर के बारे में क्या था? स्क्रीवेंजर थे,
असिस्टेंट मैनेजर का काम क्या होता है? ऐसे वो व्यक्ति जिसका काम क्या हो कि एबल हो, योग्य होना लिखने के और पढ़ने के, और वो क्या थे, हु डेबल्स एज ए कंपोजर, और कंपोजर के रूप में काम करते थे किसके? चर्च म्यूजिक, जो चर्च में म्यूजिक होता था उसके डेबल्स करते थे एज ए कंपोजर के रूप में। ओके, तो इनके फादर का हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज, मिल्टन के बारे में देख लीजिए। ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्टेचर विद आबर्न हेयर and an oval face with grey eyes and fair complexion, मिल्टन was called Lady of the Christ। तो क्या है इनके बारे में? किस लिए? ऑन अकाउंट ऑफ, होने पर, मिडिल स्टेचर, स्टेचर मतलब लंबाई इनकी मिडिल थी, न बहुत बड़े थे न बहुत छोटे थे मिल्टन। आभरण, घुंघराले बाल थे मिल्टन साहब के, और कहता गोल चेहरा था, ग्रे मतलब भूरी आँखें थी, और फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी सुने, फेयर मतलब एकदम साफ अच्छा चेहरा था, फेयर खूबसूरत कहा जाता है, खूबसूरत चेहरा था, इसलिए मिल्टन क्या कहा जाता था? लेडी ऑफ क्राइस्ट। लेडी, अब जानते हैं लेडी लड़की के लिए यूज होता है ना, लेडी के लिए, फीमेल के लिए, तो लेडी ऑफ क्राइस्ट मतलब उनका चेहरा इतना अच्छा था, इसलिए उनके जो क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो से जुड़ा जो एफिलेटेड कॉलेज था क्राइस्ट कॉलेज, उसमें पढ़ रहे थे, तो मिल्टन को क्या कहा जाता था? लेडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, नोट इट्स। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन 1620, 1620 में, एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में, मिल्टन एनरोल्ड एट सेंट पॉल्स स्कूल इन लंदन। इस डेट को याद रख लीजिए, 1620 में 12 साल की उम्र में मिल्टन का दाखिला कहाँ हुआ? सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में। तो पहली इन्होंने जो एजुकेशन शुरू की 12 साल की उम्र में, 1620 में। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हिज फर्स्ट डेटेबल कंपोजिशन वर 2 palms डन एट एज ऑफ 15 एट लॉन्ग बेनिंगटन। देख लीजिए क्या है इनका। हिज फर्स्ट डेटेबल कंपोजिशन, जो उनकी पहली डेटेबल जो मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है उसके अनुसार जो इनकी पहली जो है, इनकी जो है थी क्या कंपोजिशन, पहला कंपोजिशन क्या था? टू पाम्स डन, ये इनका था। कब? 15 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। ओके, लेकिन ये शुरुआती था ना, कहाँ? एट लॉन्ग बेनिंगटन। लॉन्ग बेनिंगटन में इन्होंने 2 palm डन्स का कंपोजिशन जो है शुरू किया उन्होंने। ओके, तो ये जैसे कोई भी राइटर अपने शुरुआत नहीं करता, सीखता है शुरू में तो उतना अच्छा लिखता नहीं, तो इन्होंने शुरुआत यही की। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1625, देख लीजिए, इन 1625, 1625 में, ही वॉज एनरोल्ड एट क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्या हुआ? 1625 में कहाँ दाखिला हुआ इनका? क्राइस्ट में। एनरोल्ड किए कहाँ? क्राइस्ट चर्च कॉलेज में। क्राइस्ट चर्च कौन था? जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के से जुड़ा हुआ था, मतलब उसी का जो है जो एफिलेटेड कॉलेज था। तो 1625 में इनका दाखिला क्राइस्ट चर्च कॉलेज के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इन 1626, 1626 में, ही गॉट सस्पेंडेड, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कहाँ से? फ्रॉम कॉलेज से, आफ्टर एन आर्गूमेंट, एक बहस के बाद। किसके साथ? के साथ ही इस ट्यूटर, अपने ट्यूटर विलियम चैपल के साथ ना, विलियम चैपल के साथ इनकी बहस हो गई। इस कारण से इन्हें क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्हें सस्पेंड कर दिया। कब? एक ही साल बाद, 1625 में इन्होंने दाखिला लिया, 1626 में इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ओके, ही रिटर्न, वह वापस चले आए, टू हिज फैमिली, अपने परिवार के पास। कहाँ? इन लंदन में। एंड बिगान, शुरू कर दिया क्या? राइट, लिखना। क्या? हिज पोइट्री को, अपनी कविता को। ही इवेंचुअली, वो फिर से अचानक चले गए ना, वापस चले गए अचानक से, वेंट बैक टू कैम्ब्रिज, तो कैम्ब्रिज द्वारा वापस चले गए। दिस टाइम, इस समय, ही वॉज असाइंड, उन्हें असाइंड किया गया, अ न्यू ट्यूटर, एक नए ट्यूटर के अंदर वो कौन थे? नाथनियल टोवे, यानी इस बार उन्होंने अपना नया ट्यूटर, उनका नया ट्यूटर कौन रहा? नाथनियल टोवे।
तो ये हमारी ये हो गया कि 1626 में इन्हें सस्पेंड कर दिया गया अपने ट्यूटर विलियम चैपल से बहस करने के कारण। दोबारा फिर ये गए तो नाथनिएल टोबे इनके ट्यूटर बने। ओके, तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए। ऑन December 25, 1629, at the age of 21, he composed the ode on the morning of Christ's nativity. On Christmas morning at Cambridge, his epitaph on the admirable dramatic poet William Shakespeare was also composed during these days. तो देखिए आप इसको क्या समझ लीजिए। ऑन December 25, 1629, 25 दिसंबर 1629 को, कितनी उम्र में, एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में, ही कंपोज्ड, उन्होंने कंपोज किया क्या, ओड, कौन सा ओड था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी का ओड था। इन्होंने 25 दिसंबर 1629 को 21 साल की उम्र में इसे कंपोज किया। देखिए, और देखिए TGT 2001 में, 2004-2009 में पूछा भी गया है। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, यानी क्रिसमस की सुबह, एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ रहे थे, मतलब वहीं थे, तभी उन्होंने ये क्रिसमस की मॉर्निंग को 25 दिसंबर 1629 को 21 साल की उम्र में ओड जिनका था, जो था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को कंपोज किया। देखिए और क्या है, हिज एपिटैफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर वाज आल्सो कंपोज्ड ड्यूरिंग दीज डेज। इनका क्या नाम था इस दूसरे वर्क का, इज एपिटैफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। ये भी जो है कंपोज किया गया इसी दौरान ना, इसी दौरान इनके ये वर्क भी कंपोज किया गया। चलिए देखते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम। देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज ऑन शेक्सपियर। इनकी पहली जो पब्लिश पोएम थी, जो प्रकाशित हुई, पहला वर्क ऑन शेक्सपियर था ना। तो इनका पहला प्रकाशित वर्क ऑन शेक्सपियर था। कब इन्होंने लिखा, 1630 में। पब्लिश्ड ऑन शेक्सपियर 1630, 1630 में। हाँ, कब, एनोनिमसली, मतलब ये नाम से नहीं हुआ। और बाद में क्या हुआ, इंक्लूडेड इन द सेकंड फोलियो एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का जो सेकंड एडिशन आया इनके प्ले का 1632 में, बाद में इसको इंक्लूड भी किया गया उसमें। उसके बाद 1630 में इनका पब्लिश हो गया था ये ऑन शेक्सपियर। लेकिन बाद में 1632 में जो इनका जो था एपिटाफ ऑफ शेक्सपियर नाम की जो पोएम थी, ये पब्लिश्ड हुई जो ऑन शेक्सपियर है, ये क्या है, हिज फर्स्ट पब्लिश पोएम जो ऑन शेक्सपियर है, 1630 में इन्होंने इसलिए अपने नाम से नहीं जो है पब्लिश्ड हुई। और क्या था, बाद में 1632 में सेकंड फोलियो में, जब शेक्सपियर का सेकंड फोलियो आया प्ले का, तो उसमें ये इंक्लूड की गई। तो विदाउट डिले लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ही टुक, देख लीजिए, ही टुक, उन्होंने लिया हिज BA डिग्री, अपनी BA डिग्री को, ऑन मार्च 26, 1629। कहने का मतलब ये कि उन्होंने अपने BA की डिग्री 26 मार्च 1629 को प्राप्त कर ली। और हिज MA डिग्री ऑन जुलाई 3, 1632, 3 जुलाई 1632 को उन्होंने अपने MA की डिग्री भी हासिल कर ली। ही देन वेंट, तब वह गए, टू लिव, रहने, किसके साथ, विथ हिज पेरेंट, अपने माता पिता के साथ रहने चले गए। कहाँ, ऑन देयर काउंटी, जो अपना काउंटी स्टेट था। कौन सा स्टेट था, काउंटी स्टेट, हॉर्टन काउंटी स्टेट था, वहाँ से रहने चले गए। 1632 में देखिए इनकी एजुकेशन पूरी हो गई, PG। वेयर, कहाँ, हार्टनबर्ग, वेयर हिज फादर, जहाँ उनके पिता हैड रिटायर्ड हो चुके थे। हर शॉर्ट टाइम एगो, कुछ ही समय पहले उनके फादर हार्टन में रिटायर्ड हो चुके थे। 1632 में 26 मार्च 1629 को इन्होंने BA की डिग्री हासिल की मिल्टन ने। 3 जुलाई 1632 को MA की डिग्री हासिल की। उसके बाद अपने माता पिता के साथ रहने हार्टन में चले गए। हार्टन एक प्लेस है जहाँ उनके पिता पहले से ही रिटायर हो चुके थे कुछ ही समय पहले। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हिज बोथ मॉस्क, इन्होंने मॉस्क लिखा है। देखिए कौन सा क्या है इसमें, हिज बोथ मॉस्क
आर्केड्स कब आया है ये 1632, कोमस 1634, वर यहाँ होता वर होगा भी, यहाँ थोड़ा सा देखिए वर होगा, देख लीजिए वर। हिज बोथ द मास्क मार्केट एंड कोमस वर कंपोज लिखे गए फॉर नोबल पैटर्न के लिए एंड परफॉर्म्ड इन 1600 क्या 32, यहाँ लिखा तो था 32 1634 रिस्पेक्टिवली। कोमस आर्ग्यूज फॉर द वर्चुअसनेस ऑफ टेम्परेंस एंड चेस्टिटी। देखिए अब इसमें क्या है, बात देख लीजिए। इनके जो दोनों मास्क थे ना, मास्क थे, ये क्या था, एक तो आर्केड था जो 1632 में आया, दूसरा क्या था कोमस था जो 1634 में आया। कंपोज किए गए थे किस लिए, नोबल पैटर्न के लिए, एंड परफॉर्म कब हुए 1632 में 1634 में क्रमशः ना। उसके बाद कोमस क्या बतलाता है, वर्चू को, वर्चुअसनेस को बताता है ना, और किसको, टेम्परेंस को, किसके, पवित्रता के। समझ में आ गया आपको। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मिल्टन की बायोग्राफी का। देखिए इन अप्रैल, यहाँ देखिए इन अप्रैल 1637, अप्रैल के 1637 में हिज मदर सारा जेफरी मिल्टन डाइड एंड वाज बरीड इन द टाउन ऑफ हार्टन। 1637 में उनकी माँ, मिल्टन की माँ सारा जेफरी सारा जेफरी मिल्टन की डेथ हो गई और उन्हें बरीड किया गया, दफनाया गया। कहाँ, इन टाउन में, कौन से टाउन में, टाउन ऑफ हार्टन। तो कहने का मतलब ये क्या है, आपको ये भी पता होगा कि 1637 में ही इनके फ्रेंड कौन थे, ये बताइए, जिस पर इन्होंने एलिजी भी लिखी है, एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग का भी डेथ 1637 में हुई है। तो 1637 में की माँ सारा जेफरी की डेथ हो गई, उन्हें कहाँ बरी किया गया, टाउन ऑफ हार्टन में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। इन नवंबर 1637 he wrote the poem Lycidas as a pastoral elegy for his friend Edward King। देख लीजिए इसका, नवंबर 1637 में उन्होंने लिखा था एक पोएम को, पोएम का नाम था लुसिदास। वो क्या थी, पास्टोरल एलेजी थी। किसके लिए, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग पर। ओके, तो 1637 में उन्होंने एक एलेजी लिखी जो बेस्ड थी, जो जिसकी डेथ पर, एडवर्ड किंग की डेथ पर बेस्ड थी, और पास्टोरल एलेजी थी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देख लीजिए आप। इन 1638 में इन द स्प्रिंग के मौसम में, स्प्रिंग के सीजन में, ही सेट आउट फॉर अ टूर, वो टूर के लिए निकले। अब फ्रांस को, स्विट्जरलैंड, इटली। ही वॉज फोर्स्ड टू रिटर्न होम इन जुलाई 1639 एज रूमर स्वेल ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड। तो क्या देखिए इसका, 1638 में मिल्टन कहाँ गए, स्प्रिंग के सीजन में उन्होंने एक टूर पर गए। वो टूर कहाँ पर गए थे, फ्रांस गए, स्विट्जरलैंड गए और इटली, यानी 3 देशों की यात्रा की। 1638 में मिल्टन ने स्प्रिंग के मौसम में 3 देशों, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली की यात्रा की। लेकिन ही फोर्स टू रिटर्न, उन्हें वापस आना पड़ा। ही फोर्स टू रिटर्न, उन्हें वापस आना पड़ा। क्यों, इन जुलाई, कब, जुलाई 1639 में, जुलाई 1639 में उन्हें वापस आना पड़ा, क्योंकि ये अफवाह फैल गई कि इंग्लैंड में सिविल वार हो गया है, गृह युद्ध छिड़ गया है। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हाँ, जब वापस आए देखिए, जो वापस चले आए 1639 में, इन जुलाई 1639 ही कंपोज्ड द पोएम एपिटाइफियम डेमोनिस। एक पोएम उन्होंने कंपोज की, क्या नाम था उसका, एपिटाइफियम डेमोनिस। 1639 में जॉन मिल्टन ने एक पोएम लिखी जो एलेजी थी, उसका नाम था एपिटाइफियम डेमोनिस। एज एन एलेजी, एक एलेजी थी, किसके लिए, फॉर हिज बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड, अपने बचपन के दोस्त। कौन थे वो, कार्ल्स दियोदाती। कार्ल्स दियोदाती पर इन्होंने एक एलेजी लिखी जिसका नाम था एपिटाइफियम डेमोनिस। कब लिखी, 1639 में। देखिए, हु डाइड, ये जो कार्ल्स दियोदाती थे, हु डाइड, जिनकी डेथ हो गई थी, कब, ड्यूरिंग
मिल्टन से यूरोपियन टूर, जब मिल्टन 1638 में यूरोपियन टूर पर थे फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड के, तब इनके फ्रेंड कार्ल से दियोदाती की डेथ हो गई थी 1639 में, इसलिए उन्होंने आकर एक एलिजी लिख दी, एपिटैफियम डेमोनिस। उसके पहले इन्होंने एडवर्ड किंग पर एक एलिजी लिखी थी, उसका नाम लेसीदास था ना। आइए, तो दो एलिजी हो गई इनकी। लेसीदास पर लिखी उन्होंने, क्या लेसीदास लिखी? एडवर्ड किंग पर 1637 में, और इन एपिटैफियम डेमोनिस लिखी 1639 पर अपने बचपन के मित्र लंगोटिया, या जिसको कहा जाता है काश दियोदाती पर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इन 1642 एट द एज ऑफ, थोड़ा सा, इन 1642 में एट द एज ऑफ 34, 34 साल की उम्र में, 1642 में 34 साल की उम्र में, ही मैरीड, पहली शादी उन्होंने की 34 साल की उम्र में की है, देख लीजिए 34 की उम्र। ही मैरीड 17 ईयर ओल्ड मैरी पावेल, मैरी पावेल उस समय 17 साल की थी। मिल्टन साहब 34 साल के थे, यानी अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की से मिल्टन ने शादी की, पहली शादी। देखिए क्या हुआ आगे, इसका नतीजा क्या हुआ देखिए। द मैच वाज नॉट गुड, लेकिन भाई जो एज का डिफरेंस था उसमें तो कंपैटिबिलिटी तो फेल नहीं कर पाए ये, तो भाई दोनों में कम बनती थी। गुड, द मैच वाज नॉट गुड वन एंड मैरी सून रिटर्न, मैरी पावेल थी जल्द ही वापस चली गई टू हर फैमिली होम, यानी अपने माता पिता के घर वापस चली गई। डिस्पाइट, इसके बावजूद, एक्रीमोनियस यानी हार्श स्टार्ट, नॉट गुड स्टार्ट, नॉट स्वीट स्टार्ट, इट वॉज बेटर स्टार्ट ऑफ हिज मैरिज लाइफ। कहने का मतलब उनका जो शादी वैवाहिक जीवन था वो अच्छा ना होने के बावजूद, टू देयर 10 ईयर, 10 साल तक चला, 10 ईयर मैरिज में। द कपल इवेंचुअली कंसीव्ड, उस दौरान जो कपल थे मैरी पावेल और जॉन मिल्टन, ये कंसीव्ड किया, मतलब उनके 3 बच्चे हुए, 4 उनके बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, 3 डॉटर्स, 3 लड़की और सन, एक लड़का। तो कहने का इस मतलब आप लोग ये समझना होगा कि जॉन मिल्टन ने 1642 में 34 साल की उम्र में मैरी पावेल से शादी की। उस समय मैरी पावेल की उम्र 17 साल थी, और 17 साल की उम्र की होने की वजह से समझ लीजिए चाहे आप, तो यही तो रीज़न तो यही है कि ज़्यादा उम्र में गैप था, तो इनके मैरी पावेल से अच्छी बन नहीं रही थी। तो मैरी पावेल बहुत जल्द ही अपने घर नहीं, अपने माता पिता के घर वापस चली गई। लेकिन आती जाती वही जैसे था, अच्छा रिलेशन ना था, फिर भी आना जाना था, आते जाते रहे, बीच में आए, फिर भाई इतना ख़राब भी नहीं था कि डिवोर्स जल्दी तो हुआ नहीं था, साथ चली लाइफ। इसके बावजूद जो है एक्रीमोनियस लाइफ थी, हार्श लाइफ थी, तो मतलब अच्छी जो है हमारी लाइफ ना होने के बावजूद 10 सालों तक इनकी लाइफ चली। और इस दौरान इन कपल दोनों ने, जॉन मिल्टन और मैरी पावेल ने, अपने इनके 4 बच्चे हुए, जिसमें 3 लड़कियां थी और 1 लड़का था। ओके, तो विदाउट टेकिंग टाइम आइए, टेकिंग टाइम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। क्या है इसमें थोड़ा देख लीजिए क्या है मिल्टन साहब का। इन 1643 में अनहैप्पी इन हिज मैरिज, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशहाल ना होने पर, ही रोट, उन्होंने लिखा था क्या, पंफलेट लिखा था, कंडेम्ड, निंदा करते हुए, किसका, इंग्लैंड डिवोर्स एक्ट, जो इंग्लैंड में जो डिवोर्स का एक्ट था, जो तलाक का कानून था, उस पर उन्होंने उसकी निंदा की और उन्हें पंफलेट लिखा। तो पंफलेट का टाइटल क्या था, उसका टाइटल क्या था, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। 1643 में इन्होंने एक डिवोर्स लिखा, वो क्या था, उसका नाम था डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। ओके, इसके बाद इन्होंने एक और लिखा, फॉलोड बाई, क्या लिखा, इसके बाद क्या लिखा, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूजर। जजमेंट ऑफ मार्टिन बूजर कब लिखा है, इसको लिखा था हमने 1644 में, 1644 में। और फिर इन्होंने क्या लिखा, टेट्राकोर्डन, और एक पोएम क्या इन्होंने लिखी, कोलास्टेरियन। ओके, दोनों कब लिखे उन्होंने, 45 में, 1645 में टेट्राकोर्डन और कोलास्टेरियन भी लिखा। ये चारों ट्रैक्ट है, देख लीजिए, मिल्टन के 4 डिवोर्स ट्रैक्ट हैं, ये 4 ट्रैक्ट हैं, तो ध्यान में रखिएगा। मिल्टन ने डिवोर्स पर 4 ट्रैक्ट लिखे हैं। पहला कौन है, डॉक्ट्राइन एंड
डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, दूसरा क्या है जजमेंट ऑफ मार्टिन बूजर, तीसरा क्या है टेट्राकोर्डन, चौथा क्या है कोलास्टेरियन। पहला डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन कब आया है 1643 में, दूसरा द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कब आया है 1644 में, तीसरा टेट्राकोर्डन कब आया है और कोलास्टेरियन दोनों साथ में आए हैं 1645 में। तो कहने का मतलब ये कि इन्होंने चार, इस बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ कि आपको याद रहे कि जॉन मिल्टन ने चार जो है डिवोर्स ट्रैक्ट लिखे हैं। ओके, तो देखिए आगे क्या लिखा है, द सो कॉल्ड डिवोर्स ट्रैक्ट अर्नड मिल्टन द डिरीजिव नेम निक नेम मिल्टन द डिवोर्सर। इस चार ट्रैक्ट लिखने की वजह से, जो चार इन्होंने डिवोर्स ट्रैक्ट लिखा है, इसको लिखने की वजह से मिल्टन को एक जो है डिरीजिव नेम मिला। कौन सा नाम था, मिल्टन द डिवोर्सर। इनको नाम मिल गया, इसकी वजह से लोग कहा जाने लगे मिल्टन द डिवोर्सर। ओके, विदाउट डिले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन 1644 में आफ्टर द स्टेशनर्स कंपनी अटेम्प्टेड टू सेंसर मिल्टन्स जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, ही पब्लिश द इम्पैशनेट ट्रैक्ट एरियोपैजिटिका इन सपोर्ट ऑफ प्रेस। देख लीजिए क्या है ये, क्या लिखा उन्होंने, एक 1644 में कब, आफ्टर द स्टेशनर कंपनी अटेम्प्टेड टू सेंसर, जो अटेम्प्टर्स कंपनी देख लीजिए स्टेशनर्स कंपनी थी, उन्होंने सेंसर करने की कोशिश की किसका, जो जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर इन्होंने लिखा पोस्ट, जो ट्रैक्ट लिखा डिवोर्स ट्रैक्ट, उसको भाई सेंसर किया गया, देखा गया कि ये सही है, क्या लिखा गया गलत लिखा गया। सेंसर बोर्ड होता नहीं, ये देखिए फिल्म बनती है हमारे यहाँ बॉलीवुड की, तुम्हारे यहाँ इंडिया में सेंसर बोर्ड है, तो फिल्म को देखता है कि आप क्या ठीक है, इस सोशल समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, तो उसका सेंसर किया गया। तो इसी दौरान उन्हें क्या लिख दिया, देखिए उन्होंने क्या लिख दिया, ही पब्लिश्ड 1644 में उन्होंने देखा क्या लिखा है, ही पब्लिश द इम्पैशन्ड ट्रैक्ट। कौन सा ट्रैक्ट, एरियोपैजिटिका। इन्होंने एक एरियोपैजिटिका नाम का एक ट्रैक्ट लिखा 1644 में, सपोर्ट ऑफ द फ्री प्रेस। जो प्रेस थी, प्रेस की स्वतंत्रता के सपोर्ट में इन्होंने एरियोपैजिटिका नाम का एक ट्रैक्ट 1644 में लिखा। ओके, विदाउट टेकिंग डिले आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है देख लीजिए इसको आप। इन 16 देखिए क्या है, इन 1647 1647 में हिज फादर जॉन डाइड। 1647 में उनके पिता जो जॉन मिल्टन थे, इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था, उनकी डेथ हो गई। ओके, ये 1600 देखा आपने देखा था 1637 में इनकी माँ की डेथ हुई 1637 में, और 10 साल बाद यानी 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर हिज फादर आल्सो डाइड। 1647 में इनके फादर, 1637 में इनकी मदर। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ऑन जनवरी क्या है, आप लोगों को ज़्यादा टाइम न जाए इसलिए थोड़ा जल्दी कोशिश रहती है। ऑन जनवरी 30 1649 किंग कार्ल फर्स्ट वाज पब्लिकली बिहेडेड। देख लीजिए 30 जनवरी 1649 को कार्ल फर्स्ट कौन थे, वही कार्ल फर्स्ट जो 1625 से लेकर 1625 से लेकर 1649 तक उन्होंने इंग्लैंड पर शासन किया, ये वही कार्ल्स हैं। तो कार्ल्स फर्स्ट को बेहेड कर दिया गया, पब्लिकली जो है इनका सर कलम कर दिया गया, सर काट दिया गया। ओके, तो अशरिंग इन द रिपब्लिकन गवर्नमेंट लेड बाई ओलिवर क्रामवेल। कब, जब उस समय जब ओलिवर क्रामवेल का जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी वो लीड कर रही थी उस जो है मूवमेंट को ना, तो मिल्टन ने सपोर्ट किया था क्या, रिमूवल ऑफ द किंग को गद्दी से हटाने से, राज एक्सेशन से रिमूव करने के लिए जॉन मिल्टन ने सपोर्ट किया था किसका, ओलिवर क्रामवेल का और रिपब्लिकन गवर्नमेंट का। ओके, होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट व्हाट आई वांट टू से। इसलिए मैं दोनों इंग्लिश में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी में भी आपको। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और एक पॉइंट यहाँ देख लीजिए आप लोग, छूट गया। जब ये आपने सुना होगा एक डायरिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर में, कौन है वो, सैमुअल पीप नाम के एक डायरिस्ट हैं। तो जब ये इनका जो बेहेड किया जा रहा था कार्ल फर्स्ट को, उस समय क्लास 8 में पढ़ रहे थे कौन, सैमुअल पीप, और उन्होंने क्लास छोड़कर इनकी जो है इनकी बेहेडिंग देखने गए थे, इनकी हत्या जब भाई इनका सर काटा जा रहा था उस समय सजा के तौर पर,
तो वो गए थे देखने, और बाद में उन्होंने अपनी डायरी लिखी है, तो उसमें इनका डिस्क्रिप्शन दिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इन 1649 देख लीजिए क्या है। इन 1649 1649 में द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, इनका एक और वर्क आया जिसका नाम क्या था, टेन्योर एंड मजिस्ट्रेट। द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट वाज पब्लिश्ड हुआ था कब, इन विच, जिसमें उन्होंने ही डिफेंडेड द राइट ऑफ पीपल, उन्होंने लोगों के अधिकारों को डिफेंड किया था ना, बचाव किया था, टू एक्सीव करते हुए गिल्टी सावरीन को, कार्ल फर्स्ट को अपराधी ठहराते हुए उन्होंने, जब उन्होंने लिखा द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, तो उन्होंने कार्ल फर्स्ट को जो है अपराधी ठहराया और लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात की। वेदर टिरानिकल आर नॉट, चाहे वो टिरानिकल रहे हों या ना रहे हों। चीफली मुख्यतः क्या था, ड्यू टू हिज वर्क, मेन बात तो ये थी कि उनके कार्य की वजह से, जो उन्होंने लिखा था द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, तो उसमें क्या हुआ, ओलिवर क्रामवेल को की प्रशंसा भी हो गई, उसका बचाव भी हो गया। ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी, उस समय जो है इसलिए अपने जॉन मिल्टन साहब को एक सेक्रेटरी नियुक्त किया, किसने, ओलिवर क्रामवेल ने। आइए देखते हैं, थोड़ा बढ़ा के देख लें इसको क्या है आगे। ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग टू क्रामवेल्स गवर्नमेंट, 2004 में आया भैया ये टीजीटी में। तो उन्हें क्या अपॉइंट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग का सेक्रेटरी ओलिवर क्रामवेल के गवर्नमेंट में इन्हें नियुक्त किया गया। तो आगे देखिए क्या है, ही रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव्ड किया एक सैलरी को, और लॉजिंग मतलब है एक आवास को, जैसे आज मंत्रियों को नहीं मिलता है, एट स्कॉटलैंड एरिया में, जो यार्ड था एरिया, वहाँ पर उन्होंने एक जो है लॉजिंग भी इनको मिली गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की उस समय ओलिवर क्रामवेल की, और उन्हें सैलरी भी मिलती थी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा मिल्टन के बारे में, देखिए। इन अक्टूबर 1649 में ही पब्लिश्ड, उन्होंने एक और पब्लिश किया एक और वर्क, आइकानोक्लास्ट नाम का एक वर्क 1649 में मिल्टन ने पब्लिश किया। तो क्या था, ये क्या था आइकानोक्लास्ट, एन, यहाँ एन होना चाहिए था, एन एक्सप्लिसिट डिफेंस ऑफ द रेजिसाइड, यानी जो किंग की हत्या थी उसके डिफेंस में उन्होंने, किस लिए, इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में, द आइकानोबैसिलिक नाम का एक वर्क आया था उसी दौरान। तो क्या था, फेनोमेनल बेस्ट सेलर था, उस समय का बहुत बेस्ट सेलर था, और पॉपुलरली एट्रीब्यूटेड टू कार्ल फर्स्ट, और खास करके ये एट्रीब्यूट समर्पित था किस, कार्ल फर्स्ट की जो हत्या हुई थी उसी के बारे में। दैट पोर्ट्रेट द किंग, जो पोर्ट्रेट कर रहा था किंग को एज क्या, इनोसेंट एंड क्रिश्चियन मार्टर। जो एक आइकानोबैसिलिक नाम का एक ट्रैक्ट आया जिसका राइटर के बारे में जो है क्लियर नहीं पता चलता है, तो उसको क्या किया इन्होंने, उसी के रिस्पांस में जॉन मिल्टन ने आइकानोक्लास्ट नाम का एक ट्रैक्ट लिखा, और उसमें उन्होंने किंग की हत्या को सही ठहराया। जबकि जो आइकानोबैसिलिक था, इसमें इस वर्क में कार्ल फर्स्ट की हत्या को गलत ठहराया गया था और उसे निर्दोष बताया गया था। साथ ही उसे बताया जा रहा था कि ये जो है शहीद हुआ है, मार्टर हुआ है कार्ल फर्स्ट। ओके, तो आइए चलते हैं लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है मिल्टन के विषय में, देखिए देख लीजिए। इन फरवरी 1652, इन फरवरी 1642, 1652 में, आफ्टर ईयर्स ऑफ डिमिनिशिंग आई साइट, यानी अपनी सालों की डिमिनिशिंग कम होती आँखों की रोशनी से, लाइकली काज्ड, जो समझा जाता है कारण क्या था, काज्ड बाई ग्लूकोमा नाम की एक आई डिजीज़ होती है, उससे ये पीड़ित थे। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। कहने का मतलब यह है कि 1652 में जो इनकी आई साइट जो कम होती जा रही थी ग्लूकोमा नाम की बीमारी से, मिल्टन पूरी तरीके से 44 साल की उम्र में 1652 में इनकी डेथ हो गई। सॉरी, इनकी जो है आई साइट जो है चली गई, अंधे हो गए ना।
तो 1652 में मिल्टन साहब की आई साइट चली गई 44 साल की उम्र में और ये अंधे हो गए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखिए, ऑन मे 5 1652 यानी 5 मई 1652 को हिज वाइफ मैरी पावेल डाइड। 1652 में इनकी आई साइट गई, 1652 में ही इनकी वाइफ मैरी पावेल की डेथ हो गई। ओके, 3 डेज आफ्टर, 3 दिन बाद, किसके, आफ्टर गिविंग द बर्थ, जन्म देने के बाद, टू द कपल्स 4th चाइल्ड देवरा, इनकी जो इनकी जो चौथी जो है संतान थी, वो तीसरी बेटी जो थी देवरा, उसकी उसकी जो है जब उसका जन्म हुआ, उसके क्या हुआ, आफ्टर गिविंग 3 दिन बाद, उसके जन्म के 3 दिन बाद इनकी बेटी देवरा के इनकी वाइफ मैरी पावेल का डेथ हो गई 1652 में। ओके, और देख लीजिए, हिज सन जॉन डाइड सून आफ्टर, यानी उनका जो पुत्र था जॉन मिल्टन का, जॉन, उसकी भी डेथ हो गई 1652 में ही। 1652 में ही। तो अब 1652 में क्या क्या हुआ, 1652 में मिल्टन अंधे हुए, 1652 में इनकी पत्नी मैरी पावेल का डेथ हो गई की, और 1652 में इनके पुत्र जॉन की भी डेथ हो गई। तो द ईयर 1652 वाज वेरी डिस्गस्टिंग फॉर एंड वेरी एक्रीमोनियस फॉर जॉन मिल्टन। ओके, तो इनकी लाइफ का सबसे जो है हार्श ईयर था ये 1652। इनकी पत्नी की डेथ हुई, इनकी आई साइट गई, इनके एक ही सन था, उसकी भी डेथ हो गई। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ऑन नवंबर 12 1656 यानी 12 नवंबर 1656 को ही मैरिड हिज सेकंड वाइफ, उन्होंने शादी की अपनी दूसरी पत्नी से। दूसरी पत्नी का क्या नाम था, कैथरीन वुडकॉक। तो 12 नवंबर 1656 को जॉन मिल्टन ने अपनी दूसरी शादी कैथरीन वुडकॉक से की। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या होता है इसके साथ। ऑन फरवरी 3 1658 यानी 3 फरवरी 1658 को हिज सेकंड वाइफ, उनकी दूसरी पत्नी कैथरीन वुडकॉक डाइड, यानी दूसरी पत्नी भी मर गई। कब, डाइड 4 मंथ आफ्टर गिविंग बर्थ, 4 महीने बाद जन्म देने के, किसके, टू द कपल्स ओनली चाइल्ड, जो कैथरीन वुडकॉक और जॉन मिल्टन की एक ही जो है चाइल्ड थी, उस लड़की के को जन्म देने के बाद, तो जन्म देने के कितने 4 महीने बाद कैथरीन वुडकॉक का भी देहांत हो गया। और डॉटर, उसकी पत्नी, उनकी लड़की का नाम था द डॉटर नेम्ड कैथरीन, उनकी जो जिस बच्ची को जन्म दिया था उसका नाम भी कैथरीन था। सून आफ्टर, बहुत जल्द ही, द बेबी गर्ल डाइड एज वेल, तो उनकी दूसरी पत्नी कैथरीन वुडकॉक का भी डेथ हो गई 3 फरवरी 1658 को, और जिस बच्ची को उन्होंने जन्म दिया था कैथरीन का, उसकी भी डेथ हो गई। ओके, उसी ईयर में। आइए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन 1659 1659 में, फॉलोइंग आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ कार्ल सेकंड, देख लीजिए, 1659 में, 1660 में नहीं बना, 1660 में कार्ल सेकंड जो है गद्दी पर बैठा इंग्लैंड की। तो 1659 में रेस्टोरेशन के बाद किसके, कार्ल सेकंड का जब गद्दी पर बैठा, तो क्या हुआ, टू द इंग्लिश थ्रॉन पर ही वाज अरेस्टेड, जॉन मिल्टन वाज अरेस्टेड ना, मिल्टन को अरेस्ट कर लिया गया एंड प्रेजेंट, और कैद में डाल दिया गया। किस लिए, कब तक, फॉर अबाउट 2 मंथ, लगभग 2 महीने। 1659 में जॉन मिल्टन ने 2 साल जेल में भी बिताए। देख लीजिए, अंधे भी थे, अंधा आदमी भी था 1652 में, और उसके बाद 1659 में इसको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि भाई उस समय सत्ता परिवर्तन था, तो सत्ता के नशे में भाई कोई भी हो तो चूर हो ही जाता है। कार्ल सेकंड साहब फिर से गद्दी पर बैठे, तो फिर से क्या, कार्ल फर्स्ट का तो जो है बेहेड कर दिया गया था, कार्ल सेकंड को जो है गद्दी पर बैठाया गया इंग्लैंड के कुछ लोगों ने। तो सरकार चली गई ओलिवर क्रॉमवेल की, और वो ख़त्म, हाँ, ओलिवर क्रॉमवेल तो 1658 में मर गया था। 1658 से लेकर 1660 तक रिचर्ड क्रॉमवेल गद्दी पर बैठा था इंग्लैंड के ना, तो एक वीक जो है रूलर साबित हुआ। चलिए कभी नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री क्लास आएगी, देखते हैं हम लोग। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इन 1663 1663 में, ओवर द ऑब्जेक्शन ऑफ हिज डॉटर्स, यानी इनकी 3 बेटी थी ना,
तो क्या था, तीनों बेटियों की क्या, भाई तीनों बेटियां थी, तो 1663 में ऑब्जेक्शन विरोध के बाद किसके, अपने बेटियों के, तीनों बेटियों के विरोध के बावजूद ही यानी जॉन मिल्टन मैरिड, जॉन मिल्टन ने शादी की थर्ड वाइफ, अपनी तीसरी पत्नी से शादी, तीसरी शादी भी कर ली एलिजाबेथ मिंसल से, यानी खूब शादी की जॉन मिल्टन। बंदा कितना जो है तीसरी शादी भी कर डाला। देखिए एलिजाबेथ मिंसल की थर्ड वाइफ थी 1663 में, जब कि इनकी बेटियां बड़ी हो गई थी और इसके विरोध में थी, फिर भी जॉन मिल्टन ने तीसरी शादी एलिजाबेथ मिंसल से 1663 में कर ली। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। देख लीजिए क्या है, सॉरी ऑन क्या है, ऑन 27 अप्रैल 1667 क्या 1667 में 27 अप्रैल 1667 को ही सोल्ड, उन्होंने बेचा क्या, पब्लिकेशन को, प्रकाशन राइट्स, प्रकाशन के अधिकार को, द सोल्ड द पब्लिकेशन राइट्स ऑफ पैराडाइज लास्ट। जो पैराडाइज लास्ट उन्होंने कब लिखी, 1667 में उन्होंने इसको पब्लिश कराया था पहली बार ना। इसको इसकी जो पब्लिकेशन, जो प्रकाशन का अधिकार था उसको बेच दिया किसको, पब्लिशर, कौन थे पब्लिशर थे, सैमुअल सिमंस, किसमें, 5 पाउंड में, 5 पाउंड में इन्होंने इसके जो है पब्लिकेशन के अधिकार को बेच दिया, विथ किसके, फर्दर ये 5 और पाउंड के टू बी पे, उन्हें पे किया जाता इफ़ एंड व्हेन ईच प्रिंट रन अप बिटवीन 1300 to 1500 कॉपीज सोल्ड आउट। यदि 1300 से 1500 कापियाँ बिचती हैं तो इन्हें 5 पाउंड एक्स्ट्रा दिया जाने की शर्त पर उन्होंने सैमुअल सिमंस को पैराडाइज लास्ट के पब्लिशर, जो पब्लिशिंग का जो राइट था, उन्हें बेच दिया। द फर्स्ट रन, जो पहला रन बिक्री, कार्टो एडिशन प्राइस्ड एट 3 शिलिंग पर कापी, जो पहला एडिशन इनका आया था, क्वार्टो एडिशन जो था इनका, कितने बिचा, 3 शिलिंग थी पर कापी, 3 शिलिंग थी। वाज पब्लिश्ड इन 1667, जो 1667 में पहली बार जो पहली पब्लिश हुआ था उनका, मिल्टन का ये पैराडाइज लास्ट, उसकी रेट क्या था उसका, 3 शिलिंग पर कॉपी, एंड सोल्ड आउट इन, इसको सोल्ड आउट कर दिया गया कब, देखिए आगे, 18 मंथ्स, सोल्ड आउट इन 18 मंथ्स। ओके, आइए देखते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ देख लीजिए, द पोएट एंड क्रिटिक, द पोएट एंड क्रिटिक, जो कवि हैं और आलोचक हैं, कौन, जॉन ड्राइडन, वाज ना, वाज सेड टू हैव रिमार्क, कहा जाता है, कि वाज सेड के द्वारा, इनके द्वारा कहा गया था, जॉन ड्राइडन के द्वारा कहा गया था क्या, टू हैव रिमार्क्ड, इस रिमार्क्ड को कहा, कि कहा जाता है कि उन्होंने कहा था, जॉन मिल्टन वाज सेड, जॉन मिल्टन सॉरी द पोएट एंड क्रिटिक जॉन ड्राइडन वाज सेड, जॉन ड्राइडन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि उन्होंने कहा था, क्या कहा था, देखिए क्या कहा था जॉन मिल्टन ने, सॉरी जॉन ड्राइडन ने क्या कहा था मिल्टन के बारे में, दिस मैन, यानी जॉन मिल्टन के बारे में जॉन ड्राइडन ने कहा, दिस मैन कट अस ऑल आउट एंड एंशियंट टू, इनकी प्रशंसा में जॉन ड्राइडन ने लिखा कि इस आदमी ने कट आउट कर दिया, कट्स अस ऑल आउट, हम सबको बाहर कर दिया, और एंशियंट टू, जो एंशियंट राइटर थे उन्हें भी। इनकी प्रशंसा में जॉन ड्राइडन ने कहा कि इस राइटर ने, जॉन मिल्टन ने इतना अच्छा जो है अपना वर्क लिखा, सारे वर्क, कि इसकी पॉपुलैरिटी में हम लोग बौने साबित हो गए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही फॉलोड, देख लीजिए, ही फॉलोड अब पैराडाइज लास्ट, यानी पैराडाइज लास्ट के बाद क्या हुआ, विथ इट्स सिक्वल, इसकी सिक्वल भी आई, पैराडाइज रीगेंड, इसका क्या नाम था, पैराडाइज रीगेंड नाम था। एक और वर्क इन्होंने लेके आए, ये पब्लिश्ड अलॉन्ग साइड द ट्रेजेडी, जो एक ट्रेजेडी के साथ पब्लिश्ड हुई, ट्रेजेडी का क्या नाम क्या था, सैमसन एगनिस्ट। 1671 में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट का सिक्वल लिखा जिसका नाम पैराडाइज रीगेंड था, ये 4 बुक में थी, पैराडाइज रीगेंड पब्लिश किया, साथ में किसके, सैमसन एगनिस्ट के, 1671 में सैमसन एगनिस्ट, पैराडाइज लास्ट, दोनों एक साथ पब्लिश हुए। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन
नवंबर 8 नवंबर 1674, 8 नवंबर 1674 को ही डाइड ऑफ गाउट, गाउट की बीमारी से वो उनकी डेथ हो गई। एंड वाज बरीड, मिल्टन साहब को बरी कहाँ किया गया? इन सेंट गाइल्स चर्च इन द क्रिपल गेट नाइबरहुड ऑफ लंदन। तो 1674 में 8 नवंबर 1674 को मिल्टन साहब की गाउट की बीमारी की वजह से डेथ हो गई और उन्हें दफना दिया गया सेंट गाइल्स चर्च जो क्रिपल गेट में है, जो लंदन में है। ओके, क्रिपल गेट लंदन में है, तो लंदन के नज़दीक है। नेबरहुड मतलब है कि इसका नज़दीक है इसके। तो आप लोग समझ में आ गया कि मिल्टन साहब 8 नवंबर 1674 को जो है इनकी डेथ हो गई और इन्हें सेंट गाइल्स चर्च क्रिपल गेट में दफनाया गया जो लंदन के नज़दीक है। ओके, आइए अगर लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या होगा। अभी सेकंड लास्ट है, देखिए क्या है। अब मेमोरियल जो उनके जो है मकबरा था, टू हिम वाज प्लेस्ड, बनाया गया कहाँ? पोइट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर अबे। तो वेस्टमिंस्टर अबी में इनका मकबरा भी बनाया गया, इनका जो इनकी याद में स्मारक भी बनाया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आज का लास्ट पॉइंट है, देख लीजिए हमारा। इसके साथ अपनी क्लास हम लोग ख़त्म करेंगे। जॉन मिल्टन यूज्ड टू कंसीडर, जॉन मिल्टन कंसीडर किया करते थे, मानते थे एडमंड स्पेंसर को हिज मास्टर इन पोइट्री, अपनी कविता के लिए जॉन मिल्टन एडमंड स्पेंसर को अपना गुरु मानते थे, अपना। ओके, तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू। आप लोगों की अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।